आज फिर दिन उगने से पहले हमने अपनी 5वें दिन की यात्रा शुरू की। रात हम मारा गांव के पास आश्रम में रुके थे। सुबह सुबह मारा गांव से बाबई की ओर चले। प्रसिद्ध कवि माखन लाल चतुर्वेदी यहीं के रहने वाले थे। उनकी कुछ कविताएं याद आ गई तो आशा और श्वेता ने सुनाई। रास्ते में रुके एक छोटी सी दुकान पर चाय बिस्किट लिया। पूरी यात्रा में यह पहला व्यक्ति मिला जो हमें मिलकर खुश नहीं हुआ। उसे लड़कियों का ऐसे गाड़ी चलाना, अकेले घूमना पसंद नहीं आया। थोड़ा सा विचारों का टकराव हुआ। उसे हम पसंद नहीं आए और हमें वो। रास्ते में तवा नदी के ऊपर बने पुल से निकले। तवा थोड़ी ही दूर जाकर नर्मदा में मिलेगी। आज हम नर्मदा के इस ओर चल रहे हैं। 4 दिन पहले इसी जगह पर नर्मदा के दूसरी तरफ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत बांद्रा बांध से की। एक दिन पहले तक हम सुनसान वीरान रास्तों पर थे। जब से होशंगाबाद जिले में घुसे हैं, रास्तों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। गांव बड़े और खेत छोटे हो गए। होशंगाबाद शहर की भीड़ से बचने के लिए हमने इटारसी होकर जाने का फैसला किया। इटारसी में घुसते ही गाड़ियों की पी पी शुरू हो गई। सड़क के दोनों ओर दुकान, घरों की खिचपिच। इटारसी से बाहर निकले तो खेतों के बीच से टूटी फूटी सड़क मिल गई। काफी देर तक गड्ढों के बीच में से सड़क को ढूंढते हुए चलते रहे और टिमरनी हरदा होते हुए हम पहुंच गए हंडिया। नर्मदा के इस पार हंडिया, उस पार नेमावर, नर्मदा का मध्य बिंदु। वेगड़ जी यहाँ दिवाली के दिन पहुंचे थे और आज हम नवमी के दिन पहुंचे हैं। आज दुर्गा नवमी है। सुबह के 9 बजे हैं। घाट पर नर्मदा स्नान के लिए लोगों का आना जाना लगा है। कुछ लोग नर्मदा में स्नान कर रहे हैं और कुछ पूजा पाठ में लगे हैं। जैसे ही कोई नर्मदा में नारियल डालता है, अगले ही पल उनकी आंखों के सामने कुछ बच्चे उस नारियल को निकाल लेते हैं। कोई उन्हें रोकता भी नहीं। मैं बहुत देर तक ये सब देखती रही और सोचती रही, जब इन्हें पता है इनका नारियल कुछ फीट की दूरी पर ही निकाल लिया जाएगा, तो ये लोग नारियल डाल ही क्यों रहे हैं। शायद ये लोग सोचते होंगे नारियल चढ़ाने की हमारी भक्ति हमारे साथ और निकालने वाले की मजबूरी उनके साथ। इनकी आंखों के सामने इनका नारियल फिर से दुकान पर बिकने चला जाता है और मैं इन लोगों से उम्मीद करती हूँ कि नर्मदा में प्लास्टिक के दोने में दिया ना जलाएं, सिंथेटिक चुनरी ना चढ़ाएं, नर्मदा में शैम्पू की पन्नी ना छोड़ें। यहाँ से आगे बढ़े। मुंबई नेशनल हाईवे मिला और थोड़ी ही देर में हम फिर गड्ढों में से सड़क ढूंढने लगे। अगला मुख्य स्थान है ओमकारेश्वर। इस पूरी यात्रा में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इस स्थान की महत्ता ज्यादा है। परंतु परिक्रमावासी दूर से ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर नर्मदा किनारे टापू पर बना है। वहां जाने के लिए नर्मदा पार करनी पड़ती है, इसलिए यात्रा के दौरान मंदिर नहीं जा सकते। हाँ, यात्रा पूरी करने के बाद जल चढ़ाने जरूर जाते हैं। ओमकारेश्वर से पहले नर्मदा पर एक बड़ा बांध है, नर्मदा सागर बांध। जल भराव की क्षमता से यह हमारे देश का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध इतना बड़ा है कि परिक्रमा वासियों को 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। वेगड़ जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने लिखा था, आने वाले समय में कितने ही बांध बन जाएंगे, न जाने कितने ही गांव उसमें समा जाएंगे। जिस बांध का उन्होंने जिक्र किया था, वो बांध आज पूरा हो गया है। एक छोर पर है पुनासा, दूसरे पर हरसूद। हरसूद 700 साल पुराना ऐतिहासिक कस्बा है। इसका नाम राजा हर्षवर्धन के नाम पर है। सन 2004 में यह कस्बा इंदिरा सागर बांध में समा गया। हरसूद का विस्थापन किया गया और नया हरसूद बसाया गया और आज यह एशिया का सबसे बड़ी आबादी का विस्थापित किया कस्बा है। डैम के किनारे पर एक टापू है जिसका नाम है हनुमंतिया। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। डैम के किनारे से इस वीरान सड़क से खंडवा और खरगोन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अजीब सा सन्नाटा है रास्ते पर। दोनों ओर मुरझाई सी खेती। कुछ कुछ खेतों में सोयाबीन लगी है, वो भी अलसाई सी। अजीब बात है, पास में इतना बड़ा बांध और खेत बंजर हैं। मेरी कल्पनाओं में खंडवा का क्षेत्र हरा भरा था, परंतु यहाँ आकर तो सब उल्टा ही मिला। इस रास्ते में चाय की दुकान तक नहीं आ रही। अब तो चंबल के बीहड़ में भी ढाबे मिल जाते हैं। हमें पूरे रास्ते पर 1-2 जीप और मोटरसाइकिल ही मिली। खंडवा से खरगोन की ओर चल दिए। यह भी वैसा ही बंजर सा क्षेत्र। खरगोन में नवग्रह मंदिर प्रसिद्ध है, पर हमें आगे बड़वानी तक पहुंचना है, इसलिए रुकने का समय नहीं। अष्टमी के दिन पिपरिया के पास एक भंडारा चल रहा था। आशा, श्वेता और मधु दीदी बोले, चलो चलो हलवा पूरी खाकर आएंगे, पर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। इतना हलवा पूरी मिलेगा पूरे रास्ते में कि खा खाकर थक जाएंगे। कल नौमी निकल गई, हमें कोई हलवा पूरी नहीं मिला। आज दशहरा है। आधा दिन निकलने के बाद एक भंडारा मिला। दौड़कर पहुंचे और वहाँ अनाउंसमेंट हुई, हवन हो चुका है, आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। फिर क्या था, हम दौड़कर पहुंच गए। आज सारा दिन आसमान साफ मिला। शाम होने लगी है। आसमान का दृश्य ऐसा बना है जैसे बादल में से रोशनी की किरणें छनकर आ रही हों। दूर आसमान धरती से मिलता हुआ साफ दिख रहा है। एक छोटा सा पठार चढ़कर जैसे ही दूसरी ओर उतरे तो नज़ारा बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ हरियाली,
खेतों में ऊंची ऊंची केले की फसल लहरा रही है। हम चारों इस दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। ऐसे कैसे एकदम से बंजर धरती हरी भरी हो गई। हम पहुंच गए बड़वानी के पास। हमसे रहा ना गया तो गूगल किया। उसमें बड़वानी को मध्य प्रदेश का पेरिस लिखा था, और सच ही लिखा था। मेरे लिए अमीरी की निशानी हरे भरे खेत और लहराती फसलें हैं। ऊंची ऊंची इमारत और गाड़ियों की पी पी घुटन की निशानी है। शायद मेरी ऐसी धारणा मेरे जमींदार परिवार में जन्म लेने से बनी होगी। सच भी तो है। खुला आसमान, साफ हवा, ताज़ा खाना, ताज़ा पानी, बात करने के लिए पड़ोसी। जिसके पास है उससे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है। खेतों के बीचों बीच पतली सी सड़क से होते हुए हम पहुंच गए बड़वानी। सूरज डूब चला है। हम दौड़कर घाट पहुंचे। पहुंच तो गए, पर आज फिर सूरज को नहीं पकड़ पाए। बाढ़ की वजह से पानी मुख्य घाट से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक आया है। यहाँ नर्मदा की गहराई कम और चौड़ाई ज़्यादा है। देखकर लग रहा है ये नर्मदा का वास्तविक स्वरूप है। बारिश के बाद पानी कम होता होगा, इसलिए घाट अंदर बने हैं। अगर ये बाढ़ का पानी होता तो यहाँ से घाट के बीच दुकान, घर कुछ तो बना होता। नर्मदा का पानी फैला है, कोई भी पक्की इमारत या कोई मंदिर डूबा नहीं। कुछ नाव पानी में उल्टी पड़ी हैं। आसपास ईंट के भट्टे वो जरूर पानी में डूबे हुए हैं। शाम को आसपास के लोग आकर नर्मदा में दिया प्रवाह कर रहे हैं। खड़ा पानी है, कोई तेज बहाव का डर नहीं, इसलिए लोग अंदर तक चले जा रहे हैं। अंधेरा छाने लगा। हमने भी नर्मदा में दिया जलाया, हाथ जोड़े और अपने रहने के लिए जगह ढूंढने चल दिए। शहर में ही एक बड़ा मंदिर है। बाहर लिखा है पैदल परिक्रमा वासियों के ठहरने का स्थान। सोचा पूछ लेते हैं। मंदिर का ट्रस्ट था। जो व्यक्ति वहाँ मिला उसने किसी ट्रस्टी को फ़ोन करके हमारे लिए अनुमति ली। जब एक ट्रस्टी को हमारे बारे में पता चला तो देर रात हमसे मिलने चले आए। बार बार कहते रहे आप हमारे साथ घर चलो, वहीं रहना। हमें सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए हमने मना कर दिया। बहुत ही अच्छे, मिलनसार, भले लोग हैं। खंडवा खरगोन में हमें महाराष्ट्रियन टच मिला और यहाँ बड़वानी में गुजराती। देर तक बात करके और हमारे आगे का रास्ता बताकर वह चले गए। हम चारों कुछ देर उन भले मानुसों की बात करते करते सो गए और हमारी 5वें दिन की यात्रा पूरी हुई।